हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीएस बाय प्रियंका, जहां पर मैं आपको पढ़ाती हूं जीएस, वो भी सिंपल लैंग्वेज में। आज की क्लास में मैं आपको पढ़ाने वाली हूं नेशनल इनकम यानी कि राष्ट्रीय आय हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी और ये जो सारे टर्म्स होते हैं ना, ये देखने में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगते हैं और इससे ना प्रीवियस ईयर में 27+ क्वेश्चंस पूछे गए हैं। बहुत सारे क्वेश्चन हमारे थ्योरी में ही कवर होंगे तो उसको मैं अलग से नहीं लूँगी, लेकिन इतने ज़्यादा क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं ना, फॉर्मूला वगैरह। अगर आप ये वीडियो देखेंगे तो आप उन क्वेश्चन को यकीन मानिए आसानी से अटेम्प्ट कर पाएंगे। आज की क्लास इकोनॉमिक्स के लिए द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास होने वाली है, तो आपको ना एकदम रिलैक्स होकर बैठ जाना है, इसको अच्छे से देखना है, समझना है फोकस के साथ, नोट्स नहीं बनाना है। इसका PDF मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। यहाँ पे मैं आपको चीज़ें ना थोड़ा धीरे धीरे और सिंपल लैंग्वेज में समझाऊंगी ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना रहे, आपको पेशेंस के साथ इसको समझना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नेशनल इनकम। नेशनल इनकम का मतलब होता है राष्ट्रीय आय। अब यहाँ पे आपको एक फैक्ट याद रखना है कि राष्ट्रीय आय यानी नेशनल इनकम पहली बार कैलकुलेट किया था दादा भाई नौरोजी जी ने 1867 में अपनी बुक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। और ये कोई ऐसा नहीं था कि इन्होंने बहुत सारी चीज़ें कंसीडर की थी, बट एक ऐसे रफ एस्टिमेट इन्होंने लगाया था। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा हुआ है कि सबसे पहले नेशनल इनकम किसने कैलकुलेट किया था, तो आप आंसर मार्क करेंगे दादा भाई नौरोजी ने। ठीक, और सारी चीज़ें हिंदी में भी लिखी हुई हैं तो बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा। अगर आपसे पूछे कि ये नेशनल इनकम राष्ट्रीय आय की गणना करता कौन है, तो इसको कैलकुलेट करता है NSO, और वो भी जनवरी 2020 से। अब आप यहाँ पर ये सोचेंगे ना कि 2020 से NSO कैलकुलेट करता है तो इसके पहले कौन कैलकुलेट करता था, तो इसके पहले ना CSO यानी कि सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस ये राष्ट्रीय आय की गणना करते थे, बट इनको NSSO के साथ मर्ज कर दिया गया और इसको बना दिया गया NSO यानी कि नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। और अभी जो है ये आते हैं MOSPI यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंडर में, और यही कैलकुलेट करते हैं हमारा नेशनल इनकम। अभी तो हम बेसिक चीज़ें कर रहे हैं, ये चीज़ यहाँ पे हिंदी में भी लिखी हुई है। नेक्स्ट यहाँ पे आपको जानना है की फैक्ट्स अबाउट नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय के बारे में मुख्य तथ्य। तो यहाँ से भी क्वेश्चन स्टेटमेंट बेस्ड बनता है, तो आपको इसको भी ध्यान में रखना है। ओनली फाइनल प्रोडक्ट आर काउंटेड इन दी नेशनल इनकम। राष्ट्रीय आय में केवल अंतिम उत्पाद की गणना की जाती है। यहाँ पे एक वर्ड लिखा है ना, फाइनल प्रोडक्ट काउंट किए जाते हैं। तो फाइनल प्रोडक्ट का क्या मतलब होता है कि ऐसे प्रोडक्ट जिसको कि अब फर्दर प्रोसेसिंग नहीं करनी है, अब आप उसको कंज्यूम कर सकते हैं। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा हुआ है कि फाइनल प्रोडक्ट्स क्या होते हैं। तो आप इसको ना एक एग्जाम्पल से भी समझिए, एग्जाम्पल से चीज़ें ज़्यादा अच्छे से समझ में आती हैं। आपके घर में चाय तो बनती होगी ना, उसमें आप चीनी यूज़ करते हैं, चाय पत्ती यूज़ करते हैं, बाकी बहुत सारी चीज़ें यूज़ करके दूध वगैरह आप बनाते हैं चाय। तो चाय जो है ना वो है फाइनल प्रोडक्ट, और बाकी जिस चीज़ का यूज़ करके आपने चाय बनाया वो होते हैं इंटरमीडिएरी गुड्स। और वैसे ही अगर आप एक एग्जाम्पल और समझें तो जैसे केक बनता है, तो केक तो हमारा है फाइनल प्रोडक्ट, लेकिन केक बनने में जो चीज़ें लगी हैं उसको हम बोलते हैं इंटरमीडिएट गुड्स या फिर इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स। तो यहाँ से आपको याद रखना है कि राष्ट्रीय आय की गणना करते वक्त हम केवल और केवल फाइनल प्रोडक्ट को कैलकुलेट करते हैं, और ऐसा इसलिए क्योंकि चीज़ों की 2 बार काउंटिंग ना हो जाए, इससे बचने के लिए। मान लीजिए अगर हमने चीनी का प्राइस अलग से कैलकुलेट कर लिया और मान लीजिए केक का प्राइस हमने अलग से कैलकुलेट कर लिया, तो चीज़ें जो हैं 2 बार उसमें आ जाएंगी, क्योंकि केक के प्राइस में जो वहाँ पे चीनी का प्राइस है या फिर मैदे का जो प्राइस है वो केक के प्राइस में ऑलरेडी इंक्लूडेड है। तो अगर हम उसको अलग से भी गिन लेंगे ना तो 2 बार चीज़ें उसमें काउंट हो जाएंगी। इस वजह से कभी भी हम इंटरमीडिएरी गुड्स को नहीं गिनते, केवल और केवल फाइनल प्रोडक्ट को कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे है ओनली फैक्टर इनकम इज इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम। अभी ये मैंने आपको कल ही पढ़ाया कि फैक्टर इनकम क्या होता है, और उसके बाद मैंने आपको पढ़ाया कि ट्रांसफ़र इनकम क्या होता है। तो मैंने आपको वहीं पर बताया था कि नेशनल इनकम की गणना करते वक्त केवल और केवल फैक्टर इनकम को कैलकुलेट करते हैं। और ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि फैक्टर इनकम हमें तभी होती है जब हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की सर्विसेज देते हैं, यानी कि कुछ ना कुछ गुड्स प्रोड्यूस होते हैं, तो इस वजह से फैक्टर इनकम ही हम कैलकुलेट करते हैं। ट्रांसफ़र इनकम कैलकुलेट नहीं करेंगे, क्योंकि उससे ना कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं होता, किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन नहीं होता, इसी वजह से हम ट्रांसफ़र इनकम को इसमें कैलकुलेट नहीं करते।
ये चीज़ भी आपको याद रखनी है कि नेशनल इनकम इज़ डिफरेंट फ्रॉम जीडीपी। नेशनल इनकम जीडीपी से अलग होता है। अब बताइए, आप लोग सुनते होंगे ना जीडीपी बढ़ गया, कम हो गया, तो आपको लगता होगा कि जीडीपी ही हमारी नेशनल इनकम है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। जीडीपी होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और जबकि हम नेशनल इनकम ना अलग कैलकुलेट करते हैं, मतलब वो उससे अलग होता है। नेक्स्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, नेशनल इनकम इज एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। अब ये शब्द देके घबराइएगा मत, आप खुद इसको ना करेंगे सवाल को बहुत आसानी से। आप कोई भी चीज़ ना एक यूनिट में मापते हैं, जैसे कि आप लेंथ को मीटर में मापते हैं, आप कोई भी चीज़ है किसी का वेट आप केजी में नापते हैं, कोई भी लिक्विड है लीटर में नापते हैं, तो सेम आप ऐसे ही समझ लीजिए कि नेशनल इनकम की यूनिट है एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। इसी को हम बोलते हैं नेशनल इनकम, और ये जो है जीडीपी से बिल्कुल अलग होता है। आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। अब इसके बाद मैं आपको कुछ टर्मिनोलॉजीज समझाऊंगी। अगर वो टर्मिनोलॉजीज आपको समझ में आ गई, कन्वर्जन आपको समझ में आ गया, तो फॉर्मूला आप उड़ उड़ के करेंगे। ये मैं आपको कल की वीडियो में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, बट एक बार फिर से मैं आपको रिवाइज कराऊंगी। यहाँ पे मैं आपको फैक्टर इनकम ना एक बार एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको क्लियर कराऊंगी। मान लीजिए कोई कंपनी है, कोई भी कंपनी है XYZ, यहाँ पे मैं गई कार खरीदने, ठीक, और मैंने यहाँ पे 50 लाख की जो है कार खरीदी। अब यहाँ पे मैंने पैसे दिए तो मेरे पास ये कार आई और फैक्ट्री के पास ये पैसे गए, यानी ये क्या हो गया, बाई डायरेक्शनल, यानी कि मैंने इनको पैसे दिए तो बदले में इन्होंने मुझे सर्विस दी। तो ये जो 50 लाख है ना, ये उस कंपनी की फैक्टर इनकम हो जाएगी, क्योंकि उन्होंने मुझे सर्विसेज दी तो मैंने उनको पैसे दिए, ठीक। अब यहाँ पे बात करते हैं ट्रांसफ़र इनकम। मान लीजिए वो 50 लाख की गाड़ी में लेकर के आई और उसको ना मैंने गिफ्ट कर दिया। किसको कर दिया गिफ्ट? मान लीजिए मैंने इस कार को ना अपने भाई को गिफ्ट कर दिया, तो ये जो 50 लाख की गाड़ी है ये मैंने अपने भाई को गिफ्ट में दे दिया, तो ये यूनिडायरेक्शनल है। मतलब मैंने उसको ये चीज़ गिफ्ट में दे दी, लेकिन उसने मुझे बदले में कुछ नहीं दिया। मैंने उसको ये कार गिफ्ट की, तो क्या इस गिफ्ट की हुई कार से कोई नई कार बन जाएगी? क्या नहीं बनेगी ना। इसका मतलब ये है कि ये जो है प्रोडक्शन में कोई भी योगदान नहीं दे रहा है, तो इस इनकम को हम कभी भी इंक्लूड नहीं करते हैं नेशनल इनकम में, ठीक। तो ट्रांसफ़र इनकम यानी हमने ट्रांसफ़र की किसी को, फैक्टर इनकम यानी कि बाई डायरेक्शनल, किसी को कुछ दिया तो बदले में कुछ मिला, ठीक। अब नेक्स्ट हम यहाँ पे देखेंगे जीडीपी वर्सेस एनएनपी। जीडीपी और एनएनपी में क्या फ़र्क होता है, और यहाँ से आपका जो असली मैटर है वो स्टार्ट होगा। अब देखिए यहाँ पे जीडीपी का मतलब होता है ना ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, एनएनपी का मतलब होता है ना नेट नेशनल प्रोडक्ट। अब यहाँ पर आपको ये समझना है, ये है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट और ये है नेट नेशनल प्रोडक्ट। अब यहाँ पे ये ग्रॉस है और ये डोमेस्टिक है और ये नेट है और ये नेशनल है। प्रोडक्ट और प्रोडक्ट सेम है, तो इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पे जो चीज़ें सेम होंगी ना, आप ये नियम याद रख लीजिए कि जो भी लेटर सेम होगा उस पर आपको ध्यान नहीं देना है। जो लेटर सेम नहीं है उसको हम लेटर बाय लेटर बदलेंगे। अब मैं यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करूँगी ना कि ग्रॉस क्या होता है, नेट क्या होता है, डोमेस्टिक क्या होता है, नेशनल क्या होता है, और ग्रॉस से आप नेट पे कैसे आएंगे, डोमेस्टिक से आप नेशनल पे कैसे आएंगे। और ये कन्वर्जन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आपको फॉर्मूले वाले क्वेश्चन करने हैं तो। इस वजह से आप ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए आप कोई मोबाइल लेकर आए, ठीक। मान लीजिए आप मार्केट गए, नया नया मॉडल किसी मोबाइल का लॉन्च हुआ और अब 50,000 का मोबाइल मार्केट से उठा ले आए। अब आप घर लेकर आए तो घर वालों ने देखा वो मोबाइल, उनको कुछ खास नहीं लगा। उन्होंने आपसे कहा कि ये कौन से मॉडल का फ़ोन लेकर के आए हो, अच्छा नहीं लग रहा है देखने में। अब आपके मन से भी वो फ़ोन उतर जाएगा कि अरे यार ये 50,000 का फ़ोन तो लेके आया था, बट अभी जब सब कह रहे हैं कि अच्छा नहीं लग रहा है तो मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा है, इसको सेल करके ना मैं दूसरा मॉडल ले लूँगा। लेकिन आप अभी उसको ख़रीद के लाए हैं तो अभी तो आप उसको सेल नहीं करेंगे ना। मान लीजिए आपने 4 मंथ बाद उस फ़ोन को 4 मंथ आपने यूज़ किया। अब 4 महीने के बाद आपने सोचा कि चलो इसको ना बेच देता हूँ और कुछ पैसे अपने पास से मिला करके नए मॉडल का फ़ोन ले लूँगा। तो क्या 4 महीने बाद आप इस फ़ोन को सेल करेंगे यानी बेचेंगे तो क्या वो 50,000 में बिकेगा? बिल्कुल नहीं। ये तो मतलब रूल है कि अगर आप कोई भी सामान खरीद के लाएंगे तो जाहिर सी बात है कि अगर आप उसको सेल करेंगे ना 2 दिन बाद भी आप करिए तो उसके मूल्य में कुछ ना कुछ कमी आ जाएगी। मतलब आप जितने का लाए हैं ना उतने का बेच नहीं पाएंगे। तो मान लीजिए आपने वो फ़ोन 40,000 में किसी को बेच दिया।
तो अब बताइए, आप 50,000 का फ़ोन लेकर के आए थे, 40,000 का आप उसको बेच रहे हैं, यानी उसकी वैल्यू पहले 50,000 थी, अभी उसकी वैल्यू 40,000 है, और आपको कितने का लॉस हो गया? तो 10K का, यानी कि 10,000 का आपको लॉस हो गया। यानी कि आपके मोबाइल फ़ोन की जो कीमत है वो 4 महीने में 10,000 रुपये कम हो गई। तो इसी को हम बोलते हैं डेप्रिसिएशन, यानी टाइम के साथ किसी के भी मूल्य में कमी आ जाए तो उसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन। जब आप कोई चीज़ खरीद के लाते हैं, जो स्टार्टिंग में उसकी वैल्यू होती है उसी को बोलते हैं ग्रॉस वैल्यू। तो उसको क्या बोलते हैं? ग्रॉस वैल्यू। और अभी उसकी जितनी कीमत है उसको हम बोलते हैं नेट वैल्यू। आई होप आपको अब ये समझ आ रहा होगा कि ग्रॉस वैल्यू, डेप्रिसिएशन एंड नेट वैल्यू किसको कहते हैं। अब मैं यहाँ पर आपसे एक छोटा सा सवाल पूछती हूँ कि अगर आपको ग्रॉस से नेट पे जाना है, अगर आपको ग्रॉस से नेट पे जाना है तो आप क्या करेंगे? अगर आपको ग्रॉस से नेट पे जाना है, यानी इस 50,000 से आपको 40,000 पे जाना है, तो आप क्या करेंगे? 10,000 रुपीज़ माइनस करेंगे ना। तो ठीक ऐसा ही यहाँ पर भी होता है। तो ग्रॉस से नेट पे जाने के लिए आप क्या करते हैं? डेप्रिसिएशन को माइनस करते हैं, यानी मूल्य ह्रास को माइनस करते हैं। तो यहाँ पे आपको याद रखना है, ग्रॉस से नेट पे जाना है तो क्या करना है आपको? डेप्रिसिएशन माइनस करना है। यानी 50,000 से 40,000 पे जाएंगे तो 10,000 क्या करेंगे आप? माइनस करेंगे। अब मैं अगर आपसे इसका उल्टा पूछूं कि नेट से आपको अगर ग्रॉस पे जाना है तो क्या करेंगे आप? मतलब आपको 40,000 से 50,000 पे जाना है तो क्या करेंगे आप? तो आप क्या करेंगे? 10,000 प्लस करेंगे। और ये 10,000 है क्या आपका? डेप्रिसिएशन। यानी कि अगर आपको नेट से ग्रॉस पे जाना है तो आप डेप्रिसिएशन को प्लस करेंगे, अगर आपको ग्रॉस से नेट पे आना है तो आप डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे। तो आई होप आपको ये चीज़ तो समझ में आ गई होगी। अब ज़रा मुझे यहाँ पे आप एक क्वेश्चन करके बताइएगा, मतलब आप खुद ट्राई करिएगा, मैं आपको बता रही हूँ। मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा है NDP और यहाँ पे मैंने लिखा GDP, तो ये बराबर तो नहीं होता। तो आप मुझे बताइए कि आप इस G से इस N तक कैसे पहुँचेंगे। तो यहाँ पे आप लगाइए, ग्रॉस से नेट पे कैसे जाएंगे आप? डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे तो आपका ये आ जाएगा। इतना ही आसान होता है ये। एक चीज़ आपको पूरे कन्वर्जन के टाइम ध्यान रखनी है कि जो लेटर यहाँ पे सेम है, जैसे DP DP और ये DP DP, तो जो चीज़ें यहाँ पे सेम हैं उसको आपको चेंज नहीं करना है, आपको ध्यान उस पे देना है जो अलग है। तो N यहाँ पे था, यहाँ G, तो G से N पे कैसे पहुँचना है? डेप्रिसिएशन माइनस कर दिया हमने। अब मैं आपको यहाँ पर बताऊंगी कि डोमेस्टिक से नेशनल पे कैसे जाएंगे और नेशनल से डोमेस्टिक पे कैसे जाएंगे। मान लीजिए ये हमारा इंडिया है, मैं यहाँ पे इसको समझा देती हूँ। मान लीजिए ये हमारा इंडिया है। अब इंडिया में बहुत सारी फैक्ट्रीज़ हैं। एक तो इंडियन कंपनी होगी, मान लीजिए इंडिया है तो इंडियन कंपनी तो होगी ही, उसको हम मान लेते हैं A। ठीक, यहाँ पे मान लीजिए जापान की कंपनी है B, और यहाँ पे आप मान लीजिए US की कंपनी है C। अब मान लीजिए ये यहाँ पे कंपनीज लगी हुई हैं तो ये कुछ ना कुछ तो प्रोडक्शन ज़रूर करेंगी। मान लीजिए हमारी इंडियन कंपनी है, इसने जो है 1,000 रुपीज़ का प्रोडक्शन किया। यहाँ पे हम वैल्यूज़ छोटी लेंगे ताकि आपको समझने में आसानी हो। और मान लीजिए यहाँ पे जो जापानीज़ कंपनी है, इसने 500 रुपये के गुड्स या सर्विसेज जो भी है इसने बस प्रोडक्शन किया। ठीक, US की कंपनी यहाँ पर है तो उसने भी मान लीजिए 900 का कुछ प्रोडक्शन किया। तो अगर आपसे मैं पूछूं कि डोमेस्टिक प्रोडक्शन कितना हुआ, मतलब घरेलू उत्पाद कितना हुआ, तो आप क्या करेंगे? आप जो है हमारे इंडिया की जितनी भी प्रोडक्शन है उसको क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। डोमेस्टिक प्रोडक्शन का मतलब है अपने घर का प्रोडक्शन, आप समझ लीजिए। तो इंडिया हमारा घर है ना, तो इंडिया में जितनी भी कंपनीज हैं उन सब का प्रोडक्शन आप ऐड कर दीजिए। तो ये प्रोडक्शन कितना आएगा? 2400। तो ये जो सारे प्रोडक्शन को अगर आप जोड़ेंगे तो ये जो वैल्यू निकल के आएगी ना, ये होगी आपकी डोमेस्टिक प्रोडक्शन, यानी कि घरेलू उत्पाद, यानी कि इंडिया का जो भी प्रोडक्शन है। इंडिया हमारा घर है और इंडिया में जो प्रोडक्शन हुआ वो डोमेस्टिक प्रोडक्शन होगा। ठीक, अब यहाँ से आप एक चीज़ और समझिए। मान लीजिए ये कोई और देश है, इसको हम मान लेते हैं कि ये चाइना है। ठीक, तो चाइना में चाइनीज़ कंपनी तो होगी ही, लेकिन मान लीजिए हमारे यहाँ से भी कोई है जो वहाँ पे बिजनेस करता है, चाइना में अपनी फैक्ट्री उसने सेटअप कर रखी है। तो मान लीजिए इंडिया की जो कंपनी है चाइना में, वो वहाँ पे प्रोडक्शन करती है 1,000 रुपीज़ का, और ये चाइनीज़ कंपनी चाइना की ही है, ये प्रोडक्शन करती है 2,000 रुपीज़ का।
अभी हमने देखा डोमेस्टिक प्रोडक्शन, यानी हमारे घर में जो चीज़ें प्रोड्यूस हो रही हैं उसको हमने बोला कि ये डोमेस्टिक प्रोडक्शन है। अब वो चाहे कोई भी कंपनी हो, चाइनीज़ हो, जापानीज़ हो, यूएस हो या फिर कहीं की भी कंपनी, पर अगर वो हमारे घर में है, मतलब हमारे इंडिया में है, तो उसकी प्रोडक्शन को जोड़ा और हमने बता दिया कि ये है डोमेस्टिक प्रोडक्शन। लेकिन अब हम बात करेंगे नेशनल प्रोडक्शन की। नेशनल का मतलब क्या होता है कि हमारी कंट्री के नेशनल्स ने कितना प्रोडक्शन किया है। आप इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। नेशनल प्रोडक्शन को आप ऐसे समझिए, पहले तो आप ये समझिए कि नेशनल मतलब नेशनल्स, यानी कि हमारे नागरिक जितने भी इंडियंस हैं, यानी हमारे जो नागरिक हैं वो केवल भारत में ही थोड़ी ना फैक्ट्री लगाते हैं। कोई जाके यूएस में फैक्ट्री लगाया होगा, किसी ने जो है चाइना में फैक्ट्री इस्टेब्लिश की होगी, किसी ने थाईलैंड में लगाया होगा, किसी ने बैंकॉक में लगाया होगा। मतलब ये है कि हमारे देश के नागरिक भी अलग अलग कंट्रीज़ में जाकर फैक्ट्री इस्टेब्लिश करके प्रोडक्शन कर रहे होंगे। और अगर हम अपने देश के नेशनल्स, यानी अगर हम अपने देश के नागरिकों का प्रोडक्शन जोड़ दे इररिस्पेक्टिव ऑफ बाउंड्री, यानी वो कहाँ पर प्रोडक्शन कर रहे हैं इससे मतलब नहीं है, बट वो हमारे देश के नागरिक हैं और वो कितना प्रोडक्शन कर रहे हैं, अगर हम उसको जोड़ देते हैं तो हमें मिल जाता है नेशनल प्रोडक्शन। मेन चीज़ ये है कि आप निकालेंगे कैसे डोमेस्टिक प्रोडक्शन और नेशनल प्रोडक्शन। डोमेस्टिक प्रोडक्शन तो बहुत सिंपल है, आपने इसको बहुत आसानी से कैलकुलेट कर लिया, लेकिन आप नेशनल प्रोडक्शन कैसे कैलकुलेट करेंगे इसको ना मैं आपको बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझाऊंगी, बस आप इसको अच्छे से समझते रहिए। डोमेस्टिक प्रोडक्शन को हमने तो बहुत इजीली कैलकुलेट कर लिया 2400, लेकिन अभी आपको करना है नेशनल्स का प्रोडक्शन, यानी कि अपने नागरिकों द्वारा जो प्रोडक्शन हो रहा है केवल आपको उसको जोड़ना है। तो सबसे पहले आप ये देखिए ना कि आपका डोमेस्टिक प्रोडक्शन कितना है, 2400। अब हमारे नेशनल ने चाइना में जाके एक कंपनी लगाई है ये वाली, और इसने प्रोडक्शन कितने का किया है, 1000 का। तो ये 1000 हम अपने नेशनल प्रोडक्शन में जोड़ेंगे क्योंकि इसको हमारे नागरिक ने प्रोड्यूस किया है, अब वो भले ही जाके चाइना में प्रोडक्शन करे, ठीक। अब इसके बाद आप यहाँ पे देखिए, आपसे कुछ गलती नहीं हो रही है। यहाँ पे आपने डोमेस्टिक प्रोडक्शन जो लिखा है वो 2400, तो उसमें केवल हमारे नेशनल यानी हमारे नागरिक का ही प्रोडक्शन शामिल नहीं है, उसमें जापान की कंपनी भी है एंड यूएस की कंपनी भी है, उन्होंने कुछ प्रोडक्शन किया है, वो भी हमने जोड़ा है। तो अगर हमको केवल और केवल नेशनल प्रोडक्शन चाहिए तो इन दोनों का हम क्या कर देंगे, अगर प्रोडक्शन माइनस कर दें तो हमारे पास केवल इंडिया का और इंडिया का यानी हमारे नागरिक का ही तो प्रोडक्शन बचेगा ना। तो आप यहाँ पे कैलकुलेट करिए, जापान की कंपनी ने कितना प्रोडक्शन किया, 500, यूएस की कंपनी ने कितना प्रोडक्शन किया, 900। इसको आप माइनस करिए पहले, तो कितना माइनस करेंगे आप, 1400 आप यहाँ पर माइनस करेंगे। अब मुझे बताइए यहाँ से जो आंसर आएगा ना वो केवल और केवल नेशनल प्रोडक्शन होगा, मतलब ये आएगा 2000 और ये है हमारा नेशनल प्रोडक्शन। यानी डोमेस्टिक प्रोडक्शन में से भी हमने उन कंपनियों के प्रोडक्शन को बाहर निकाल दिया जो कि दूसरे देशों की थी, और नेशनल प्रोडक्शन के अंदर हमने क्या किया, हमने अपना जो नेशनल था हमारा उसके प्रोडक्शन को ला करके ऐड कर दिया। तो ये क्या हो गया हमारा, अब केवल और केवल बचा नेशनल प्रोडक्शन। अब यहाँ पे हमारे पास क्या बचा, केवल और केवल नेशनल प्रोडक्शन, ये वाला हमने ऐड किया और ये वाला 2000 आ रहा है ना आंसर। तो यही होता है नेशनल प्रोडक्शन एंड डोमेस्टिक प्रोडक्शन। डोमेस्टिक प्रोडक्शन में बाउंड्री डिफाइन होती है कि हाँ आपको किसी कंट्री के अंदर का ही लेना है, घरेलू लेना है, और इसमें जो होता है नेशनल प्रोडक्शन में, इसमें आपको देखना होता है कि हमारे नेशनल्स यानी हमारे नागरिक ने कितना प्रोडक्शन किया, अब वो कहीं पर भी जाकर करें। यहाँ पे गलती आप ये कर सकते हैं ना कि आप जापान और यूएस की कंपनी का डोमेस्टिक प्रोडक्शन में से जब तक माइनस नहीं करेंगे तो आपको ये सही वाला नहीं मिलेगा आंसर। तो इसका मतलब यही है कि पहले आप जो दूसरे कंपनी का आपने जोड़ा है यहाँ पर 2400 में, इसको माइनस करिए, तब अपने वाले नागरिक का लाकर यहाँ पर ऐड करिए, ठीक। तो ये जो आंसर आया ना ये नेशनल प्रोडक्शन है। तो यहाँ पर यही मेन बात थी कि आपने सीखा कि डोमेस्टिक से नेशनल कैसे निकालेंगे, नेशनल से डोमेस्टिक कैसे निकालेंगे, उसका बस उल्टा कर देंगे। जैसे हमने ग्रॉस से नेट निकाला था, तो जब नेट से ग्रॉस पे जा रहे थे तो क्या कर रहे थे, उल्टा कर दे रहे थे ना। तो आपने क्या किया, डोमेस्टिक से जब आपने नेशनल निकाला तो आपने क्या किया, सबसे पहले आपने क्या किया, प्लस किया इनकम फ्रॉम अब्रॉड। आप यहाँ से देख भी सकते हैं ये जो 1000 है ना, हमने डोमेस्टिक में क्या किया, इसको प्लस किया, और ये क्या थी, इनकम फ्रॉम अब्रॉड, यानी ये विदेश से आने वाली आय थी जो कि हमारे नागरिक की थी, ठीक। और उसके आगे हमने क्या किया, हमने यहाँ पर माइनस कर दिया इनकम टू अब्रॉड, यानी कि विदेशों की जो आय थी यानी विदेशी नागरिक की जो आय थी हमारे यहाँ, उसको हमने माइनस कर दिया। क्यों माइनस किया,
क्योंकि ये जो पैसा है ना ये यूएस वाली अपनी कंपनी में जोड़ेगा, मतलब अपने नेशनल प्रोडक्ट में जोड़ेगा, जापान वाला अपने नेशनल प्रोडक्ट में जोड़ेगा। तो इनकम टू अब्रॉड यानी विदेशों को जाने वाली आय हमने माइनस कर दी और विदेशों से आने वाली आय को हमने प्लस कर दिया। तो इस तरीके से आप डोमेस्टिक से नेशनल पे जाते हैं। यहाँ पे आपने ये तो सीख लिया ना कि डोमेस्टिक से नेशनल पे जाने के लिए क्या करेंगे, इनकम जो विदेशों से आ रही है उसको प्लस करिए, इनकम जो विदेशों में जाने वाली है यानी जो कंपनी यहाँ से प्रोडक्शन अपने घर भेज देंगी उनको माइनस कर दीजिए। अब यहाँ से आप क्या करिए ना, अगर आपको नेशनल से डोमेस्टिक पे जाना तो इसका ठीक उल्टा करिए, यहाँ पे आप करिए ना माइनस इनकम फ्रॉम अब्रॉड और यहाँ पर आप प्लस कर देंगे इनकम टू अब्रॉड। जब आपको ये PDF का नोट्स मिलेगा तो इसको मैं और अच्छे से लिख दूंगी। यहाँ पर आपने समझ लिया कि D यानी कि डोमेस्टिक से आप नेशनल पे कैसे जाएंगे एंड नेशनल से आप डोमेस्टिक पे कैसे जाएंगे। लेकिन अब यहाँ पर आपको एक चीज़ और समझनी है। वो क्या समझनी है, आपको यहाँ पे समझना है ना कि ये जो चीज़ें हैं इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस इनकम टू अब्रॉड, ये चीज़ें लिखने में बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती हैं। तो इसको हम शॉर्ट फॉर्म में यानी इन्हीं दोनों को मिला करके हम बोल देते हैं NFIA, यानी कि इसको हम बोलते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। इसी को हमने लिख दिया NFIA यानी कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। यानी आप फॉर्मूले को पूरा ओपन करके बताइए, चाहे आप शॉर्ट फॉर्म में लिख दीजिए और यहाँ पे आप क्या करेंगे, इसको माइनस कर देंगे NFIA यानी कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अगर आपको ये नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड नहीं समझ आया ना तो इसको भी मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ। मान लीजिए ये आप हैं और ये आपका फ्रेंड है, ठीक। इस एग्जांपल से आपको क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए आपने अपने फ्रेंड से 1000 रुपीज़ यानी 1000 रुपये उधार लिए और आपके फ्रेंड ने आपके 300 रुपये लिए। तो जब आप उसको वापस करने जाओगे तो आप उसको 1000 वापस थोड़ी ना करोगे, आप अपने 300 रुपये कट करके तब उसको 700 रुपये वापस करोगे और आप दोनों में सेटलमेंट हो जाएगा। यानी कि आप कहोगे ना कि मतलब मैं अपने 300 रुपये काट लेता हूँ फिर तुम्हें 700 रुपये देता हूँ क्योंकि तुमने मेरे 300 रुपये तो पहले ले लिए। तो सेम वही चीज़ हमने यहाँ पर इसको ऐसे लिख दिया है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि हमने इसी चीज़ को जो है NFIA लिख दिया है शॉर्ट फॉर्म में। अब आप ना यहाँ पे कुछ फॉर्मूला मैं पूछ रही हूँ आपसे, 2 फॉर्मूले पूछूंगी, आप मुझे बताइएगा, ठीक। अब यहाँ पे मैंने लिखा GNP। अब आपको कन्वर्जन करना आ गया है कि आप कैसे ग्रॉस से नेट पे जाएंगे, डोमेस्टिक से नेशनल पे कैसे जाएंगे, ये चीज़ें आप समझ गए। तो यहाँ पे GNP है, मैंने यहाँ पे लिखा GDP। तो आप बताइए G और G सेम है और मैंने कहा था जो लेटर सेम होगा उसको हम यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे, चेंज नहीं करेंगे। और यहाँ पे P और P सेम है, इसको छोड़िए आप, ठीक। यहाँ पे आप ये देखिए कौन सा अलग है, यहाँ पे N अलग है और यहाँ पे D, यानी कि आपको जाना है डोमेस्टिक से किस पे जाना है, नेशनल पे। अब आप मुझे बताइए डोमेस्टिक से नेशनल पे आप कैसे जाते हैं, आप प्लस कर देते हैं NFIA, यानी इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, प्लस NFIA यानी कि GNP ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट इज इक्वल टू ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। एक क्वेश्चन मैं आपसे और यहाँ पर पूछती हूँ, इसका मैं आपको ऑप्शन भी दूंगी। यहाँ पे मैंने लिखा है NNP, यहाँ पर पहला ऑप्शन है GDP माइनस डेप्रिसिएशन प्लस NFIA, ठीक। यहाँ पर सेकेंड वाला ऑप्शन है GDP माइनस डेप्रिसिएशन माइनस NFIA। उसके बाद थर्ड ऑप्शन है यहाँ पर GDP प्लस डेप्रिसिएशन माइनस NFIA। फोर्थ ऑप्शन मैंने यहाँ पे लिखा GDP प्लस डेप्रिसिएशन प्लस NFIA, ठीक। अब यहाँ पे सबसे पहले इसको आप अटेम्प्ट करिए, फिर मैं आपको बताऊंगी, तब आप उसको देखिएगा। आई होप आपने ट्राई किया होगा। अब यहाँ पे जो ये NNP है ना, ये डायरेक्ट नहीं निकलेगा। यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या देखना है कि P वाला सेम है, ठीक। तो P को तो आपको देखना नहीं है, आपको केवल ये N और N को देखना है। अब यहाँ पे सबसे पहले आप डायरेक्ट NNP पे नहीं पहुँचेंगे, सबसे पहले आप पहुँचेंगे NDP पर और NDP से आप पहुँचेंगे NNP पर। मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ, सबसे पहले आप पहुँचेंगे NDP पर, उसके बाद आप डोमेस्टिक से नेशनल पर आएंगे, तब आप पहुँचेंगे NNP पर। अब आप मुझे बताइए NDP पर आप कैसे पहुँचेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए, यहाँ पे ग्रॉस है। अब बताइए अगर आपको N पे पहुँचना है
यानी कि आपको ग्रॉस से नेट पे पहुंचना है, तो आप डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं कि प्लस करते हैं? मैंने आपको मोबाइल वाले एग्जाम्पल में क्या बताया था कि 50,000 से 40,000 पे पहुंचना है, यानी ग्रॉस से नेट पे पहुंचना है। क्या करेंगे? डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे। आपके ये दोनों ऑप्शन तो पहले ही कट हो जाएंगे क्योंकि यहाँ पे डेप्रिसिएशन प्लस कर रहा है। अब इन दोनों ऑप्शन में आप यहाँ से यहाँ तक जब आप आएंगे ना, जीडीपी से माइनस डेप्रिसिएशन करके, तो आप एनडीपी पर पहुँच जाएंगे। ठीक, तो आप एनडीपी पर पहुँच गए। अब आपको डी से जाना है एन पर। किस पे जाना है? एन पर जाना है आपको, यानी डोमेस्टिक से नेशनल पर जाना है। तो क्या करते हैं हम? डोमेस्टिक से नेशनल पर जाने के लिए हम नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को प्लस करते हैं। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। यहाँ पर मेरे कहने का सिंपल मतलब ये था कि आप एनएनपी पर डायरेक्ट नहीं पहुँचेंगे। इस फॉर्मूले के हिसाब से जो जीडीपी माइनस डेप्रिसिएशन प्लस एनएफआईए था, आप यहाँ से देखेंगे जीडीपी में से डेप्रिसिएशन आपने माइनस किया तो आप कहाँ तक पहुँचे? एनडीपी पर, है ना। ग्रॉस से डेप्रिसिएशन माइनस किया तो कहाँ पहुँचेंगे आप? नेट पर। ठीक, बाकी के दो लेटर सेम रहेंगे। ये है आपका दूसरा स्टेप। अब यहाँ पर आपका एनडीपी है और यहाँ पे आपने प्लस किया है एनएफआईए, यानी आपको चाहिए क्या था? एनएनपी चाहिए, यानी अभी आपको केवल डोमेस्टिक से नेशनल पर आना है। तो क्या करना पड़ेगा? डोमेस्टिक से नेशनल पर आने के लिए एनएफआईए प्लस करना पड़ेगा। यहाँ पर आप सिंपल सा याद रखिए, अगर आपको ग्रॉस से नेट पे जाना है तो आपको डेप्रिसिएशन को घटाना होगा। अगर आपको डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना है तो आपको नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को प्लस करना होगा। यहाँ से आपको समझना है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी कि जीडीपी किसको बोलते हैं। अब यहाँ पे देखिए, जीडीपी का मतलब होता है इट इज़ द सम ऑफ मार्केट कॉस्ट ऑफ ऑल फाइनल प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड इन अ ईयर इन अ फिक्स्ड इकोनॉमिक टेरिटरी। एक निश्चित आर्थिक क्षेत्र में एक वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम उत्पादों की बाजार लागत का योग है जीडीपी। यहाँ पर एक शब्द लिखा है ना, इकोनॉमिक टेरिटरी। इकोनॉमिक टेरिटरी का मतलब आर्थिक क्षेत्र। जैसे हमारा इंडिया है तो हमारा आर्थिक क्षेत्र क्या है? हमारा इंडिया। मान लीजिए कोई और कंट्री है तो वो उनका आर्थिक क्षेत्र है। तो यही होती है इकोनॉमिक टेरिटरी। यहाँ पर आपको एक चीज़ और याद रखनी है कि जीडीपी कैलकुलेट करने के लिए हम जो बेस ईयर लेते हैं वो लेते हैं 2011-12 आधार वर्ष। आधार वर्ष का मतलब होता है ना एक ऐसा ईयर जहाँ से हम तुलना करते हैं। यहाँ पर आपको एक टर्म और समझना है, फैक्टर कॉस्ट एंड मार्केट कॉस्ट। फैक्टर कॉस्ट एंड मार्केट कॉस्ट, ये वाला मैं सही कर दूंगी पीडीएफ में। फैक्टर कॉस्ट क्या होता है, मार्केट कॉस्ट क्या होता है, अगर आप ये समझेंगे तभी आप ये कैलकुलेट कर पाएंगे एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट या मार्केट प्राइस। तो ये सारी चीज़ें भी समझना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फैक्टर कॉस्ट का मतलब होता है कि जिस कॉस्ट पे प्रोडक्शन हुआ है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपने एक फैक्ट्री लगाई फ़ोन बनाने की और आपने सब कुछ लगा करके एक फ़ोन बनाया और आपका वो फ़ोन है लेट्स से 1000 का, नहीं 10,000 का ले लेते हैं। मान लीजिए आपने 10,000 रुपीज़ का एक फ़ोन प्रोड्यूस किया अपनी कंपनी में। अब आप इसको जब सेल करने जाएंगे तो सबसे पहले तो आपको जीएसटी वाले मिलेंगे, क्योंकि आपने कुछ प्रोडक्शन किया है तो आपको जीएसटी देना पड़ेगा। मान लीजिए आपका ना इस पे 1000 रुपीज़ जीएसटी लग गया, तो अभी आप ये जो है उसी में ऐड करेंगे ना, तो अब आपका फ़ोन मान लीजिए हो गया 11,000 का। मान लीजिए गवर्नमेंट ने सब्सिडी दे दिया 500 रुपीज़ का, ठीक। तो अब आप ये जो फ़ोन मार्केट में ले जाकर बेचेंगे ना, तो आप इसको सेल करेंगे 10,500 में। इसका मतलब आपने जो ये 10,000 का फ़ोन प्रोड्यूस किया, अभी आप ये सेल कर रहे हैं 10,500, यानी 10,500 में आप इसको सेल कर रहे हैं। तो आपका ये हो जाएगा मार्केट कॉस्ट, ये हो जाएगा आपका फैक्टर कॉस्ट। तो यही होता है फैक्टर कॉस्ट एंड मार्केट कॉस्ट। अब आपको यहाँ पर समझना है कि आप फैक्टर कॉस्ट से मार्केट कॉस्ट पर कैसे जाएंगे एंड मार्केट कॉस्ट से फैक्टर कॉस्ट पर कैसे जाएंगे। अब यहाँ पर सबसे पहले आपने क्या किया था, फैक्टर कॉस्ट से मार्केट कॉस्ट पे आप गए, तो सबसे पहले आपने क्या किया, प्लस किया इनडायरेक्ट टैक्सेस। इसके बाद आपने क्या किया, इसमें सब्सिडी को माइनस कर दिया, तब जाकर आप इस पर पहुँचे मार्केट कॉस्ट पर। तो फैक्टर कॉस्ट से मार्केट कॉस्ट पर जाना है तो आपको प्लस करना पड़ेगा इनडायरेक्ट टैक्सेस, माइनस करना पड़ेगा सब्सिडी। सेम अगर आपको मार्केट कॉस्ट से फैक्टर कॉस्ट पे जाना है तो इसका सीधा उल्टा, आप माइनस कर दीजिए इनडायरेक्ट टैक्सेस,
और यहाँ पर आप प्लस कर दीजिए सब्सिडी, तो आप पहुँच जाएंगे फैक्टर कॉस्ट पर। जैसे हमने इनकम टू अब्रॉड एंड इनकम फ्रॉम अब्रॉड वाला पढ़ा था कि उसको लिखने में वो चीज़ बहुत बड़ी पड़ रही थी, तो हमने उसको शॉर्ट फॉर्म में क्या लिख दिया था, NFIA लिख दिया था। तो सेम वही चीज़ यहाँ भी हम करेंगे। ये प्लस इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी को, इसी को हम बोल देते हैं नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। इसको क्या बोलेंगे, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। फैक्टर कॉस्ट से आप मार्केट कॉस्ट पर जाना चाहते हैं तो आप करेंगे प्लस इनडायरेक्ट टैक्सेस, और अगर आपको मार्केट कॉस्ट से फैक्टर कॉस्ट पे जाना है तो आप माइनस कर देंगे नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। ये सेम है जैसे डोमेस्टिक से नेशनल पर गए थे, नेशनल से डोमेस्टिक पर गए थे। अब यहाँ से आप खुद फॉर्मूला डिराइव करेंगे। यहाँ पर जो मैं फॉर्मूला लिखने जा रही हूँ इसको आप बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा। मैंने आपसे पूछा कि आप कैसे निकालेंगे NNP एट फैक्टर कॉस्ट, तो सबसे पहले आप क्या निकालेंगे, NNP निकालेंगे। उसके बाद आप मार्केट कॉस्ट से फैक्टर कॉस्ट निकालेंगे तो आपका NNP एट फैक्टर कॉस्ट निकल जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले गवर्नमेंट क्या करती है, वो GDP एट मार्केट प्राइसेस को कैलकुलेट करते हैं। इसके बाद ये निकालते हैं NNP एट फैक्टर कॉस्ट। अब यहाँ से यहाँ तक का सफ़र कैसे तय होगा, तो लेटर बाय लेटर चेंज करना है बहुत आसानी से। अब यहाँ पे सबसे पहले आप ये देखिए कि आपको G से जाना है N पर, यानी ग्रॉस से जाना है नेट पर। तो आप क्या करते थे, ग्रॉस से नेट पे जाने के लिए माइनस करते थे डेप्रिसिएशन। अब उसके बाद यहाँ पर आपका है D से आपको जाना है N पर, यानी डोमेस्टिक से आपको जाना है नेशनल पर। डोमेस्टिक से नेशनल पर जाने के लिए क्या करते थे, हम यहाँ पर प्लस कर देते थे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अभी हमने ये जो लिखा है ना, माइनस डेप्रिसिएशन प्लस NFIA, माइनस डेप्रिसिएशन से हमने ग्रॉस को नेट में बदला, प्लस NFIA से हमने डोमेस्टिक को नेशनल में बदला, यानी GDP अभी NNP में बदल गया। लेकिन अभी हमें मार्केट कॉस्ट से फैक्टर कॉस्ट पर जाना है। इसका मतलब है आपने फैक्टर कॉस्ट से मार्केट कॉस्ट कैसे जाते हैं ये तो आपको पता है, उसका उल्टा कर देंगे तो हम मार्केट कॉस्ट से फैक्टर कॉस्ट पर पहुंच जाएंगे। अब यहाँ पे हो जाएगा माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस सब्सिडी, क्योंकि यहाँ पे हम जो है फैक्टर कॉस्ट से मार्केट कॉस्ट पर नहीं बल्कि मार्केट कॉस्ट से फैक्टर कॉस्ट पर जा रहे हैं, तो फॉर्मूला थोड़ा सा उल्टा हो जाएगा। जहाँ पे प्लस वहाँ माइनस, जहाँ पे माइनस वहाँ पर प्लस। यहाँ पे जो GDP एट मार्केट प्राइस गवर्नमेंट कैलकुलेट करती है उसी को चेंज कर देती है NNP एट फैक्टर कॉस्ट में, और यही जो आपका NNP एट फैक्टर कॉस्ट है यही हमारा नेशनल इनकम है। तो हम पहुँच गए ना नेशनल इनकम पर। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। इतनी चीज़ें आप समझ गए। अगर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की बात होगी यानी GDP की, तो हमारे देश में जितना भी प्रोडक्शन हुआ है हम उन सबको जोड़ेंगे। चाहे कहीं की भी कंपनी भारत में लगी हो उससे मतलब नहीं है, बट हमारी भारत की बाउंड्री के अंदर जो भी प्रोडक्शन होगा वो GDP में आएगा। और अगर हम बात करें GNP की यानी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट की, तो वो हम केवल अपने नेशनल्स का प्रोडक्शन जोड़ेंगे, मतलब अपने नागरिकों का प्रोडक्शन जोड़ेंगे, चाहे वो यहाँ पे करे चाहे वो किसी विदेश में जाकर करे, तो उनका प्रोडक्शन हम जोड़ देंगे तो GNP मिलेगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपको पढ़ना है GDP डिफ्लेटर। GDP डिफ्लेटर ना ये सच्चाई बताता है कि आपकी जो GDP ऐसे बढ़ी हुई दिख रही है कि हमारी GDP इतनी हो गई उतनी हो गई, क्या सच में GDP बढ़ी है, यानी कि प्रोडक्शन बढ़ा है, या फिर महंगाई की वजह से GDP बढ़ी हुई दिखाई दे रही है। It represents the effect of inflation on GDP. It is the ratio of the nominal GDP with real GDP. तो GDP डिफ्लेटर जो है वो हमारे GDP पर यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट पर महंगाई का कितना प्रभाव है ये दिखाती है। आप ये कह लीजिए कि ये सच्चाई दिखाती है कि हमारा जो नॉमिनल GDP है यानी नाम मात्र का GDP है और रियल GDP कितना है। रियल GDP हम कैलकुलेट करते हैं बेस ईयर पर, जो 2011-12 मैंने आपको बताया, और अगर आपसे कहें नॉमिनल GDP तो वो हम जिस साल का GDP निकालते हैं तो उसी ईयर पे हम इसको निकालते हैं। इसको भी आप एक एग्जांपल से समझिए। मान लीजिए हमारे इंडिया में टोटल प्रोडक्शन हुआ 20 मोबाइल फ़ोन्स, ठीक, और इस 20 मोबाइल फ़ोन्स की जो कीमत है वो मैं 20 रुपये यहाँ पे कंसीडर कर रही हूँ। आप इसको लाख करोड़ कुछ भी कंसीडर कर सकते हैं, पर डाटा यहाँ पे बहुत छोटा मैंने इसलिए लिया ताकि मैं आपको समझा पाऊँ। इसको हम कहेंगे ना कि हमारे कंट्री में टोटल प्रोडक्शन हुआ है 20 मोबाइल का और उसकी वैल्यू कितनी है, एक मोबाइल की कॉस्ट 20 रुपये है, तो टोटल प्रोडक्शन हम बोल देंगे हमारा GDP है 400 रुपये।
लेकिन अब मान लीजिए ऐसा होता है कि हमारे देश का ना प्रोडक्शन थोड़ा सा बढ़ जाता है, मतलब जहाँ पे हम 20 मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चर कर रहे थे, अगर हम 25 मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चर करने लगे और इसके प्राइसेस जो हैं अभी भी 20 रुपये ही हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारी जीडीपी 500 रुपये हो जाएगी। ठीक, यानी कि हमें क्या लगेगा कि हमारी जीडीपी बढ़ गई। ठीक, जीडीपी क्या हो गई, बढ़ गई, क्योंकि यहाँ पे 400 थी ना, यहाँ पे 500 हो गई। मान लीजिए ऐसा होता है कि प्रोडक्शन ना बढ़ के मोबाइल फ़ोन का जो प्राइस है वो बढ़ जाता है। मान लीजिए अभी भी 20 मोबाइल फ़ोन ही बन रहे हैं इंडिया में, यानी इंडिया का टोटल प्रोडक्शन अभी भी 20 मोबाइल फ़ोन का ही है, लेकिन यहाँ पर एक मोबाइल फ़ोन की जो कीमत है वो मान लीजिए आपकी हो गई 25 रुपये, तो इसका कितना आ जाएगा, 500। यानी अभी भी हम तो यही बोलेंगे ना कि जीडीपी हमारी बढ़ गई, क्योंकि 400 थी अभी 500 हो गई। लेकिन यहाँ पे अंतर क्या है, ए वाले केस में यहाँ पर हमारा जो है प्रोडक्शन बढ़ा है, यानी कि हम बना रहे थे 20 मोबाइल फ़ोन, तो हमने बना दिए 25 मोबाइल फ़ोन, तब जीडीपी बढ़ी। लेकिन यहाँ पे हमने क्या किया, इन्फ्लेशन बढ़ा है बी वाले केस में, यानी कि फ़ोन तो अभी भी उतने ही बन रहे हैं, लेकिन महंगाई की वजह से ये जीडीपी 500 दिख रही है। तो इसका मतलब है हमारी जीडीपी बढ़ी नहीं, ये तो इन्फ्लेशन बढ़ा है, और यहाँ पे जो है प्रोडक्शन बढ़ा है। तो जीडीपी अच्छी है या बुरी है, ये हमें प्रोडक्शन से पता चलता है। एग्जाम्पल से आपको ये चीज़ क्लियर होगी। तो यहाँ पे जीडीपी डिफ्लेटर का फॉर्मूला आप लिख सकते हैं। जीडीपी डिफ्लेटर का फॉर्मूला होता है नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी इंटू 100। फॉर्मूला हो जाएगा जीडीपी डिफ्लेटर का। अब यहाँ से आप समझिए ना कि रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी होती क्या है। अगर हम बात करें नॉमिनल जीडीपी की, तो नॉमिनल जीडीपी हम हमेशा करंट ईयर प्राइसेस पे निकालते हैं, यानी इसको हम बोलते हैं जीडीपी एट करंट प्राइस। इसका मतलब है ना प्रोडक्शन इन करंट ईयर इनटू प्राइस इन करंट ईयर। जैसे कि मैंने फ़ोन वाला एग्जांपल लिया था कि प्रोडक्शन हम 20 मोबाइल का ही कर रहे हैं अभी भी, बट उसका जो है प्राइस अभी इस टाइम पे 25 रुपीज़ है, तो जीडीपी कितनी आ जाएगी, 500 रुपीज़। यानी ये जिस साल में हम कैलकुलेट करते हैं जीडीपी, उसी साल के प्राइसेस पे कैलकुलेट करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं जीडीपी एट करंट प्राइस, उसको बोलते हैं नॉमिनल जीडीपी यानी नाम मात्र की जीडीपी। उसके बाद यहाँ पे आपका आएगा रियल जीडीपी। रियल जीडीपी जिसको कि हम बेस ईयर प्राइसेस पे मेजर करते हैं। रियल जीडीपी होता है जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइसेस, यानी बेस ईयर यानी 2011-12 के प्राइसेस पे जब हम कैलकुलेट करते हैं जीडीपी, उसको बोलते हैं रियल जीडीपी। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, प्रोडक्शन इन करंट ईयर, यानी कि प्रोडक्शन तो आपको इसी साल का लेना है, ठीक, लेकिन आपको लेना है प्राइस ऑफ बेस ईयर, यानी कि 2011-12 में उस चीज़ की प्राइस कितनी थी। तो मान लीजिए हमारे यहाँ 20 मोबाइल फ़ोन का प्रोडक्शन हो रहा है, लेकिन इसका बेस ईयर में प्राइस यानी इसी मोबाइल फ़ोन का हमारा जो 2011-12 है उसमें मान लीजिए प्राइस 15 रुपीज़ थी, ठीक, आप इसको करोड़ मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 300 रुपीज़। यानी कि रियल जीडीपी हमारी 300 है, जबकि नॉमिनल जीडीपी 500 है। इसका मतलब हमें ये पता चल गया ना कि हमारी रियल जीडीपी 300 है और हमारी नॉमिनल जीडीपी 500 है। इसका मतलब हमारा प्रोडक्शन बिल्कुल नहीं बढ़ा है, बल्कि इन्फ्लेशन की वजह से जीडीपी हमारा बढ़ा हुआ दिख रहा है। तो इसकी वजह से यहाँ पे अगर आप निकालेंगे ना जीडीपी डिफ्लेटर, तो जीडीपी डिफ्लेटर क्या होता है हमारा, नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी इंटू 100। नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी इंटू 100, तो कितना आएगा ये, नॉमिनल जीडीपी कितना आया 500, उसके बाद रियल जीडीपी हमारा कितना आया 300। यहाँ आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.6 समथिंग करके परसेंटेज में आएगा, ये 100 लगाने की वजह से। तो इसका मतलब ये है ना कि अगर आपसे कोई बोले कि हमारा जो जीडीपी है वो 5% है अभी, तो आप कहिएगा नहीं, जीडीपी डिफ्लेटर है 1.6%, यानी असलियत में हमारी जीडीपी जो बढ़ी है वो केवल 3.4% ही है जीडीपी। ये जो 1.6 है ना, ये जीडीपी डिफ्लेटर है, ठीक। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। अब यहाँ से हम देखते हैं मेथड्स टू कैलकुलेट नेशनल इनकम। राष्ट्रीय आय की गणना करने के कितने तरीके हैं। तो राष्ट्रीय आय की गणना करने के 3 तरीके हैं। सबसे पहला है हमारा इनकम मेथड। इनकम मेथड मतलब कि जितने लोगों की आय है आप उसको गिन लीजिए, किसी की वेजेस को आप गिन लीजिए, किसी के प्रॉफिट को आप गिन लीजिए। इनकम मेथड में हम क्या करते हैं, इनकम को कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इनकम मेथड में हम यूज़ करते हैं वेजेस का, प्रॉफिट का, रेंट का एंड इंटरेस्ट का।
लेकिन दूसरा वाला यहाँ पे है एक्सपेंडिचर मेथड, जो कि एग्ज़ाम का फेवरेट है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है और हमारी गवर्नमेंट भी इसी मेथड को यूज़ करती है, एक्सपेंडिचर मेथड को। अब यहाँ से एक्सपेंडिचर मेथड का फॉर्मूला होता है C + I + G + X - M, और कई बार एग्ज़ाम में ये पूछा गया है कि ये X और M क्या है, तो आप इसको लिख लीजिए। C का मतलब यहाँ पे हो जाएगा कंजम्पशन, I का मतलब हो जाएगा यहाँ पर इन्वेस्टमेंट, प्लस G का मतलब हो जाएगा गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर कितना है, उसके बाद यहाँ पे प्लस होगा एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट, यानी X का मतलब यहाँ पे है एक्सपोर्ट और M का मतलब है यहाँ पर इम्पोर्ट। तीसरा मेथड है यहाँ पर प्रोडक्शन मेथड या फिर ग्रॉस वैल्यू एडेड मेथड। ये जो तीसरा वाला है प्रोडक्शन मेथड या फिर ग्रॉस वैल्यू एडेड मेथड, इसमें हम जो भी प्रोडक्शन होता है ना, वो कितने का प्रोडक्शन हुआ वो हम ऐड कर लेते हैं, लेकिन ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एक्सपेंडिचर मेथड। अब आपके मन में ये सवाल होगा कि एक्सपेंडिचर मेथड, इनकम मेथड या प्रोडक्शन मेथड है, तो क्या इससे आंसर सेम आएगा? तो बिल्कुल सेम आएगा। चाहे मैं आपका इनकम कैलकुलेट कर लूँ, चाहे मैं आपका एक्सपेंडिचर कैलकुलेट कर लूँ, आंसर सेम आएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप दुकान पर गए, आपने 100 रुपये का सामान लिया, मैंने आपसे पूछा कि आपका खर्चा कितना है, तो आपने बोला कि 100 रुपये मैंने दुकान वाले को दिए। मैंने दुकान वाले से जाके पूछा कि आपकी इनकम कितनी है, तो दुकान वाला क्या बोलेगा कि 100 रुपये मेरा इनकम हुआ है। तो इसका मतलब किसी का खर्चा किसी की कमाई होती है, तो आप चाहे इनकम कैलकुलेट करिए, चाहे सबका एक्सपेंडिचर कैलकुलेट करिए, आंसर सेम आएगा। तो यहाँ तक मैंने आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दी। अब मैं आपको बताऊंगी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और आप इसको बहुत अच्छे से कर पाएंगे, और आप ही इसको पहले अटेम्प्ट करिएगा, फिर आप वीडियो देखिएगा। यहाँ पे मैंने 25 या 26 क्वेश्चंस लिए हैं जो कि CGL, CHSL एंड MTS में पूछा गया है। पहला क्वेश्चन है GDP डिफ्लेटर। मैंने आपको बताया है GDP डिफ्लेटर का फॉर्मूला क्या होता है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन A, नॉमिनल GDP अपॉन रियल GDP इंटू 100। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन डोमेस्टिक इनकम। अब यहाँ पे आपसे पूछा है कि इनमें से कौन सा घरेलू इनकम में शामिल नहीं किया जाता। इनकम अर्नड बाय ऑल द एम्प्लॉयज़ ऑफ द कंट्री, यानी कि देश की सभी कर्मचारियों द्वारा अर्जित आय, यानी हमारे देश के जितने कर्मचारी हैं उनके द्वारा जो कमाई की गई है उसको हम ऐड करेंगे या नहीं। तो डोमेस्टिक इनकम है, घरेलू इनकम है, इसको तो हम ऐड करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे अब प्रॉफिट ऑफ ऑल द इंडस्ट्रीज ऑफ द कंट्री, हमारे देश का जो भी उद्योग है उनका जो लाभ हुआ है उसको हम करेंगे ना। यहाँ पे आप समझिए कि घरेलू यानी घर का जितना भी इनकम है उसको हम कैलकुलेट करेंगे, यानी इंडिया हमारा घर है, उसका जो भी इनकम है उसको कैलकुलेट करेंगे, तो इसको भी हम कैलकुलेट करेंगे। थर्ड ऑप्शन है यहाँ पर इनकम अर्नड बाय द रेजिडेंट्स ऑफ द कंट्री, मतलब हमारे देश के नागरिकों द्वारा अर्न की जाने वाली इनकम, तो इसको तो हम जरूर कैलकुलेट करेंगे। आपसे नॉट वाला पूछा तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनकम अर्नड बाय द नॉन रेजिडेंट्स आउटसाइड द कंट्री। इस पे ध्यान दीजिएगा, नॉन रेजिडेंट यानी कि वो हमारे नागरिक नहीं हैं, और आउटसाइड द कंट्री यानी हमारे देश के बाहर हैं, तो उनके इनकम को हम कैलकुलेट डोमेस्टिक इनकम में नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेट इन्वेस्टमेंट प्लस डेप्रिसिएशन गिव्स एन एस्टिमेट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। अब यहाँ पे आपका कन्वर्जन काम में आएगा। आपसे यहाँ पे कह रहा है कि नेट इन्वेस्टमेंट प्लस डेप्रिसिएशन हमें क्या देगा। तो मैंने आपसे क्या कहा था कि नेट में अगर आप डेप्रिसिएशन को जोड़ोगे तो क्या मिलेगा, नेट में डेप्रिसिएशन जोड़ेंगे तो ग्रॉस मिलेगा। आप 40,000 में 10,000 जोड़ोगे तो क्या मिलेगा, 50,000 ना, 50,000 क्या था, ग्रॉस वैल्यू। तो इसका मतलब नेट में डेप्रिसिएशन आपने ऐड किया तो आपको मिला ग्रॉस, यानी दो ऑप्शन तो पहले ही कट गए। अब ग्रॉस में भी आपको ये इन्वेस्टमेंट है तो इन्वेस्टमेंट ही मिलेगा, मैंने कहा था ना सेम सेम लेटर्स होंगे, तो राइट आंसर है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द नेशनल प्रोडक्ट। नेशनल प्रोडक्ट किसको बोलते हैं, देखिए आ गया ना ये वाला। नेशनल प्रोडक्ट हम किसको बोलते हैं, अपने नेशनल्स के प्रोडक्ट को, यानी हमारे नागरिकों ने जो प्रोडक्शन किया है उसको हम बोलते हैं नेट नेशनल प्रोडक्ट। अब वो चाहे बाहर रहकर करे चाहे कहीं भी करे, बट यहाँ पे वो चीज़ नहीं लिखी है, यहाँ पर फॉर्मूला लिखा हुआ है और आपको उसको पहचानना है। तो पहला फॉर्मूला यहाँ पर है कि नेट नेशनल प्रोडक्ट इज इक्वल टू ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट प्लस डेप्रिसिएशन, और यहाँ पे लिखा हुआ है नेट नेशनल प्रोडक्ट इज इक्वल टू ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट प्लस इनकम ऑफ फॉरेनर्स। थर्ड ऑप्शन में लिखा है नेट नेशनल प्रोडक्ट इज इक्वल टू ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट माइनस डेप्रिसिएशन।
एग्जामिनर को भी पता था कि अगर आपको फॉर्मूले की फॉर्म में देगा तो आप आसानी से कर पाएंगे, इसी वजह से इन्होंने स्टेटमेंट के फॉर्म में दिया है पूरा, प्लस माइनस सब, मतलब इन्होंने वर्ड टू वर्ड लिखा है। नेट नेशनल प्रोडक्ट इज इक्वल टू ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। तो यहाँ पे देखिए ये जो लिखा है कि नेट नेशनल प्रोडक्ट ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट के बराबर होता है, ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है। थर्ड वाले ऑप्शन में लिखा है नेट नेशनल प्रोडक्ट इज इक्वल टू GNP यानी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट माइनस डेप्रिसिएशन। जो कन्वर्जन मैंने आपको सिखाया था वो यहाँ पे काम आएगा। अब बताइए आप जी से अगर आप डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे यानी ग्रॉस से डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे तो कहाँ पहुँचेंगे आप? नेट पर। तो ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन केवल यहीं पर माइनस है, तो यही राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे नेट है, ग्रॉस में अगर आप किसी फॉरेनर का इनकम जोड़ेंगे तो वो नेशनल इनकम रह ही नहीं गई। उसके बाद नेट में आप अगर डेप्रिसिएशन प्लस कर देंगे तो ये तो मतलब गलत है ना, नेट नहीं मिलता है ग्रॉस में डेप्रिसिएशन प्लस करने से। राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू मेजर द टोटल आउटपुट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन एन इकोनॉमी इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग ए स्पेसिफिक पीरियड विद इन द कंट्री। यहाँ पे आपसे कह रहा है कि देश के भीतर विशिष्ट अवधि के दौरान, मतलब एक साल के अंदर अंदर अर्थव्यवस्था में जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुए हैं उसको हम क्या कहेंगे? तो राइट आंसर हो जाएगा GDP, यही तो होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स इज यूज टू कैलकुलेट नेशनल इनकम बाय समिंग अप द टोटल इनकम अर्नड बाय द इंडिविजुअल्स एंड बिजनेसेस इन एन इकोनॉमी। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा है कि अगर हम किसी अर्थव्यवस्था में जितने भी लोग हैं उनके इनकम को टोटल जोड़ लें और उनका जो भी बिजनेस वगैरह है उनके इनकम को जोड़ ले तो ये हमारा नेशनल इनकम कैलकुलेट करने का कौन सा तरीका होगा? तो ये होगा इनकम मेथड, क्योंकि यहाँ पे हम सबके इनकम को जोड़ रहे हैं, सबकी आय को जोड़ रहे हैं, और ये मैंने आपको पहला वाला ही बताया था। नेक्स्ट एक चीज़ यहाँ पे मैं आपको बताना भूल गई थी, बट यहाँ पे आप सीख लेंगे क्योंकि ये बहुत आसान है। यहाँ पर आपसे पूछा है व्हाट इज़ पर्सनल इनकम, यानी व्यक्तिगत आय क्या है, और ये MTS का ही क्वेश्चन है। पर्सनल इनकम का मतलब होता है ना आपकी इनकम, आपकी पर्सनल इनकम। तो आपकी पर्सनल क्या होगी इनकम? द टोटल इनकम अर्नड बाय द इंडिविजुअल एंड हाउस होल्ड बिफोर टैक्सेस एंड अदर डिडक्शन, यानी आपकी जो टोटल कमाई है, यानी आपका जो टोटल इनकम है टैक्सेस वगैरह देने से पहले आपकी वही होती है पर्सनल इनकम। इसको आप ज़रूर याद रखिएगा। अभी इसके आगे पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम आएगा तो वो भी मैं आपको बताऊंगी। व्यक्तिगत आय का मतलब आपकी टोटल आय टैक्स देने से पहले। ये सारे ऑप्शन नीचे हिंदी में भी मैंने लिखे हैं, इसको मैंने इसके नीचे नहीं लिखा क्योंकि एक साथ क्वेश्चन और ये जो ऑप्शन है नहीं दिख रहे थे, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बड़ा हो जा रहा था, और जब क्वेश्चन और ऑप्शन एक साथ नहीं दिखते हैं ना तो थोड़ा समझाने में भी दिक्कत होती है और आपको समझने में भी। तो नीचे हिंदी में यहाँ पे लिखा है, आप आराम से इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द कंट्री ड्यूरिंग 1 ईयर इज नोन एज। यहाँ पे कह रहा है कि एक साल के अंदर अंदर किसी कंट्री में जो भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज बनती हैं उसको हम क्या बोलते हैं? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि हमारे टेरिटरी में, हमारे इंडिया में जो भी प्रोड्यूस हुआ है एक साल के अंदर अंदर उसको बोलते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। यहाँ पर आपको कन्वर्जन का फ़ायदा मिलेगा अगर आपने अच्छे से सीखा होगा। ये क्वेश्चन CHSL 2023 का है और आप यकीन नहीं मानेंगे CHSL में ही अकेले इससे 8-10 क्वेश्चन पूछा गया था, और ये क्वेश्चन इतना भर भर के आया है कि अगर आपको कन्वर्जन नहीं पता होगा ना तो आप नहीं कर पाएंगे। अब यहाँ से आप मुझे बताइए कि GNP यानी कि आप ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट कहाँ से लेकर के आएंगे? अब यहाँ पे ये ग्रॉस है ना, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट आपको कहाँ से मिलेगा? तो यहाँ पे देखिए ये है GDP और ये है हमारा GNP। G भी सेम, G भी सेम, P यहाँ पे सेम है, P यहाँ पे सेम है। आपको केवल क्या करना है, आपको डोमेस्टिक से जाना है नेशनल पर, और मैंने आपको क्या बताया था, डोमेस्टिक से नेशनल पर हम जाते हैं तो नेट फैक्टर फ्रॉम अब्रॉड यानी कि NFIA को प्लस करते हैं। तो वही ऑप्शन तो यहाँ पर लिखा है। मैंने आपको क्या बताया था कि अगर आपको डोमेस्टिक से नेशनल पर जाना है तो हम नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को प्लस करते हैं, यानी आप लिस्ट 1 से मत देखिएगा, आप यहाँ से सॉल्व करेंगे तब आपको अच्छे से इसका सोल्यूशन पता चलेगा। यहाँ पे पहले का क्या हो जाएगा, पहले का D, और ये हो गया आपका क्वेश्चन खत्म। तो अगर आपने अच्छे से ध्यान देके सीखा है तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी। अब दूसरा वाला देखिए NNP,
आप पहले देखिए एनएनपी या फिर जीएनपी आपको कहाँ मिल रहा है, तो आपको मिल रहा है ए वाले में, यानी कि यहाँ पे जीएनपी, यानी कि आपको क्या करना है, यहाँ पे ग्रॉस है, यहाँ पे एनपी है, तो यहाँ पे भी एनपी है। केवल और केवल आपको इस ग्रॉस से केवल नेट पे जाना था, तो ग्रॉस से नेट पे जाने के लिए हम क्या करते हैं, डेप्रीसिएशन को माइनस करते हैं। तो यहाँ पे दूसरे वाले का क्या हो जाएगा, ए। तीसरे में आपसे पूछा है जीडीपी, तो जीडीपी कैसे निकालते हैं हम, सी प्लस आई प्लस जी प्लस नेट एक्सपोर्ट, तो ये होता है आपका जीडीपी। फोर्थ वाला ऑप्शन आपसे पूछा है एनडीपी, यानी कि नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब आप बताइए कि यहाँ पे भी डीपी है, यहाँ पे भी डीपी है, केवल और केवल आपको ग्रॉस से जाना है नेट पर। तो ग्रॉस से नेट पे यानी 50,000 से आपको जाना है 40,000 पे, तो क्या करेंगे, डेप्रीसिएशन माइनस करेंगे, यानी कि फोर्थ वाले का सी हो जाएगा। तो इसको आप ऐसे कर सकते हैं, अभी आपको टाइम लगेगा बट आप सीख लेंगे तो आपको विद इन सेकेंड्स आप इसको कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन आप देखिए, आपसे पूछा है कि नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज कैलकुलेटेड एज, यहाँ पे आपसे कह रहा है कि एनडीपी को कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो आप बताइए, यहाँ पे डीपी है और उसके बाद यहाँ पे भी डीपी है, यहाँ पे भी डीपी है, यहाँ पे डीपी है ना, तो यहाँ पे भी डीपी है, यहाँ पे भी डीपी है, यानी ये सब सेम सेम है। और जो अलग है ना, इसको हटा दीजिए, बाद के 2 लेटर इसमें देखिए अलग अलग हैं, ठीक। आपको जाना है एनडीपी पर, यानी कि नेट पर जाना है आपको ग्रॉस से, तो ग्रॉस से नेट पे जाते हैं तो एनएफआईए माइनस करते हैं कि डेप्रिसिएशन, तो ग्रॉस से नेट पे जाते हैं तो डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी सीएचएसएल का ही है। इन दी एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स विल बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम एनएनपी एट मार्केट प्राइसेस। यहाँ पर आपसे कह रहा है कि नेशनल इनकम कैलकुलेट करते वक्त हम एनएनपी एट मार्केट कॉस्ट में से क्या माइनस करेंगे, यानी मार्केट प्राइसेस में से क्या माइनस करेंगे। तो मैंने आपको बताया था ना कि हम नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी सीएचएसएल का है, व्हाट इज द नॉमिनल जीडीपी इफ द रियल जीडीपी इज 500 एंड द प्राइस इंडेक्स इज 150। मैंने आपको जीडीपी डिफ्लेटर बताया था ना, वही होता है प्राइस इंडेक्स। तो इन सारे सवालों के लिए आप इस फॉर्मूले को लिख लीजिए, तब आप इन सवालों को आसानी से कर पाएंगे। और इस टाइप का एक क्वेश्चन और पूछा गया है, प्राइस इंडेक्स क्या होता है, प्राइस इंडेक्स इज इक्वल टू नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी इंटू 100। तो यहाँ पे आप इसकी वैल्यू रख दीजिए। प्राइस इंडेक्स आपसे कह रहा है 150 है और यहाँ पे नॉमिनल जीडीपी आपसे पूछा है, रियल जीडीपी आपको 500 दिया है, तो यहाँ से आप इसमें 100 से मल्टीप्लाई करिए, तो यहाँ पे ये इससे कैंसिल हो जाएगा, 5 अगर इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 750। तो राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, 750 रुपीज़ आएगा ये। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एग्रीगेट बेस्ट डिस्क्राइब द नेशनल इनकम। अब यहाँ जो मैंने क्लास के स्टार्टिंग में आपको बताया था कि नेशनल इनकम की यूनिट क्या होती है, मतलब हम नेशनल इनकम बोलते किसको हैं, तो नेशनल इनकम हम बोलते हैं एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट को, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट को हम बोलते हैं नेशनल इनकम। इसको दिमाग में बिठा लीजिए, जीडीपी नेशनल इनकम नहीं होता है। फिर से आपका क्वेश्चन आया कन्वर्जन वाला, एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट प्लस, तो फिर से आपका कन्वर्जन वाला क्वेश्चन आया है, क्वेश्चन नंबर 14, एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज इक्वल टू। यहाँ पे आपसे कह रहा है कि एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट में अगर हम एनएफआईए यानी कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को प्लस करें तो हमें क्या मिलेगा, तो यहाँ पर आपको राइट आंसर मिलेगा ऑप्शन बी, यानी कि आपको मिल जाएगा एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा कि इस फैक्टर कॉस्ट को हम चेंज नहीं कर रहे, तो ये मार्केट प्राइस वाला तो नहीं मिलेगा, हमें फैक्टर कॉस्ट दिया है तो फैक्टर कॉस्ट ही मिलेगा। बस हमने क्या किया है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट में एनएफआईए यानी कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को प्लस किया है, यानी कि ये डोमेस्टिक जो है नेशनल में बदल जाएगा, तो आपको मिलेगा एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। अगला क्वेश्चन सीएचएसएल का है, देखिए मैंने कहा था ना फॉर्मूला वाला, यहाँ पे मैंने आपको जो फॉर्मूला बताया था, प्राइस इंडेक्स इज इक्वल टू नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी इंटू 100, उसी फॉर्मूले में आपको इसकी वैल्यू रखनी है और जो आंसर सेटिस्फाई करेगा वही आंसर होगा। यहाँ पर देखिए कह रहा है कि अगर रियल जीडीपी 240 है, प्राइस इंडेक्स 120 है, तो नॉमिनल जीडीपी 200 आएगा। अब इसको आप फॉर्मूले में रखिए, प्राइस इंडेक्स कितना है 120, तो प्राइस इंडेक्स इज इक्वल टू नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी कितनी है
240 इंटू 100, तो क्या ये इक्वल आएगा? यहाँ पर आप इसको कैलकुलेट करेंगे ना तो डेसिमल में आंसर आएगा, यानी कि ये जो है 120 इसके बराबर नहीं आ रहा है, तो ये वाला यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा, पहला वाला ऑप्शन। नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पर है कि रियल जीडीपी 500 है, प्राइस इंडेक्स 200 है, तो नॉमिनल जीडीपी 700 होगा। तो इसको भी फॉर्मूले में रखिए, प्राइस इंडेक्स इज इक्वल टू नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी इंटू 100। इससे भी आप निकालेंगे तो ये 200 के बराबर तो नहीं आएगा, इसका मतलब आपका ये ऑप्शन भी गलत है। इस वाले में आपको ऑप्शन में रख के देखना ही पड़ेगा। नेक्स्ट ऑप्शन में है कि अगर रियल जीडीपी 500 है, प्राइस इंडेक्स 200 है, तो नॉमिनल जीडीपी 250 होगा। तो इसको भी फॉर्मूले में रख लीजिए, प्राइस इंडेक्स इज इक्वल टू नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी इनटू 100। तो यहाँ पे आप इसको अगर कट करेंगे तो ये तो 50 ही आएगा, तो ये वाला भी आंसर नहीं होगा, यानी कि 3 ऑप्शन कट गए, चौथे को चेक करने की ज़रूरत नहीं है, यही राइट आंसर होगा। अगर आप चाहें तो इसको देख सकते हैं, यहाँ पे आप पहले रखेंगे प्राइस इंडेक्स इज इक्वल टू नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी इनटू 100। 0 से 0 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, 24 1 जा 24 और ये 2 जा यानी 120 यहाँ पे आएगा, तो 120 इज इक्वल टू 120 आ गया, यानी यही वाला सही ऑप्शन होगा। ये ऑप्शंस हैं, हिंदी में भी लिखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ नेशनल इनकम फ्रॉम ब्रॉडर टू नैरोवर कॉन्सेप्ट। अब ये क्वेश्चन यहाँ पे आपसे कह रहा है कि डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको नेशनल इनकम बताना है, यानी कि आपको ब्रॉडर से नैरोवर कॉन्सेप्ट तक बताना है, कौन सा सीक्वेंस सही होगा। अब यहाँ पे आपको ये समझना है कि आपने सारी चीज़ें पढ़ी, जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, जीएनपी एट मार्केट प्राइस और पर्सनल इनकम क्या होता है, तो ये सारी चीज़ें आपने पढ़ी। तो ये सेम ऐसे ही है जैसे कि नंबर्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाने के लिए कहता है, तो सबसे पहले हम बड़ा नंबर रखते हैं, उसके बाद छोटा 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 करते जाते हैं। तो सेम वही इसमें आपको सबसे पहले वो सिलेक्ट करना है जिसमें हम ज़्यादा चीज़ों को इंक्लूड करते हैं, उसके बाद उससे छोटा, उसके बाद उससे छोटा, फिर उसमें से भी कुछ माइनस हो तो उससे छोटा जो आएगा उसको हम यहाँ पे करते हैं। अगर ब्रॉडर कॉन्सेप्ट से नैरोवर कॉन्सेप्ट तक पूछा है, इसका मतलब सबसे बड़ी वैल्यू पहले, सबसे छोटी वैल्यू बाद में। तो सबसे छोटी वैल्यू केवल एक ही है यहाँ पर, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, तो डी वाला राइट आंसर हो जाता। मैं इसको एक्सप्लेन करती हूँ आपको। यहाँ पे पहले लिखा है जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। अब आप बताइए, फैक्टर कॉस्ट हमेशा कम होती है, मार्केट प्राइस हमेशा ज़्यादा होता है, यानी यहाँ पे पहले छोटी वैल्यू रखा फिर बड़ी वैल्यू, और पूछा क्या है ब्रॉड टू नैरो, और यहाँ पे क्या लिखा नैरो टू ब्रॉड, ये ऑप्शन गलत। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, सबसे छोटी चीज़ सबसे पहले लिखी है इसने, तो ये भी गलत। अब आप यहीं पे समझ लीजिए कि पर्सनल इनकम और पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम क्या होता है। पर्सनल इनकम होता है टैक्सेस देने से पहले आपकी जो इनकम है उसको हम बोलते हैं पर्सनल इनकम, यानी आपकी व्यक्तिगत आय। पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम का मतलब होता है कि टैक्सेस देने के बाद आपके पास खर्च करने के लिए जो पैसे बचते हैं उसको बोलते हैं पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। तो बिफोर टैक्सेस एंड अदर डिडक्शंस आपकी जो इनकम है वो होगा आपका पर्सनल इनकम, और अगर बात करें टैक्सेस वगैरह कटने के बाद जो आपके हाथ में आएगा उसको बोलेंगे हम पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, जिसको आप खर्च कर सकते हैं। ऑप्शन सी भी आपका गलत हो जाएगा क्योंकि जीएनपी एट मार्केट प्राइसेस लिखा है, उसके बाद एनएनपी एट मार्केट प्राइसेस लिखा है, उसके बाद है जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। तो ये जो है ग्रॉस वाला हमेशा बड़ा होता है नेट से, तो ये वाला भी आपका गलत होगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट लेस डेप्रिसिएशन इज। यहाँ पे आपसे कह रहा है कि जीडीपी माइनस डेप्रिसिएशन क्या होगा। तो जब जीडीपी में से डेप्रिसिएशन घटाते हैं, यानी ग्रॉस से डेप्रिसिएशन घटाते हैं, तो क्या मिलता है हमें, नेट मिलता है। तो राइट आंसर हो जाएगा नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, क्योंकि लास्ट के दो यहाँ पे सेम है तो यहाँ भी सेम रहेगा, यानी आपको मिलेगा क्या, एनडीपी, केवल पहला लेटर ही चेंज होगा। तो ये सारे क्वेश्चन आप बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं और तभी कर पाएंगे आप जब आपको कन्वर्जन पता हो। अगर आपको ये चीज़ें समझ में आ गई हैं तो अच्छी बात है, नहीं आती हैं तो डरने की कोई बात नहीं, आप वीडियो को फिर से देख सकते हैं एक बार अच्छे से फोकस के साथ बैठकर। अगला क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिखना भूल गई, ये वाला क्वेश्चन भी CHSL 2023 का ही है और इस टाइप के बहुत क्वेश्चन पूछे गए थे CHSL में। यहाँ पर आपसे कह रहा है कैलकुलेट दी NNP इन Z करोड़ एट मार्केट प्राइस फ्रॉम द गिवन डाटा। यहाँ पर आपसे नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस पूछा है और यहाँ पे डाटा दिया हुआ है, क्या क्या दिया हुआ है, NDP एट फैक्टर कॉस्ट, नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड,
नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस आपको यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे आपको सारा डाटा दिया हुआ है। ये जो है ये डेसिमल नहीं है, ये कॉमा लगा हुआ है, तो इसको मैं पीडीएफ में सही कर दूंगी क्योंकि ये ना दिख नहीं रहा था क्वेश्चन पेपर में अच्छे से, तो मुझे लगा यहाँ पे डेसिमल है। तो ये वाला ना आपसे पूछा है कि एनएनपी एट मार्केट प्राइसेस बताइए और इतनी चीज़ें आपको दी हैं, और ये क्वेश्चन CHSL 2023 के 4 अगस्त शिफ्ट 2 का है। आप इसको देख सकते हैं जा करके। कोई भी क्वेश्चन मैं यहाँ पे इररिलेवेंट नहीं लूँगी। अब यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया था कि अगर आपको NNP एट मार्केट कॉस्ट निकालना है तो यहाँ पे आपको NDP दिया हुआ है, ठीक है। तो NDP से आप कैलकुलेट करेंगे, N भी सेम है, D भी सेम है, बस बीच का ये N यहाँ पे D है, यानी डोमेस्टिक से आपको नेट पे जाना है। तो सबसे पहले फॉर्मूला क्या होगा, NDP एट फैक्टर कॉस्ट दिया हुआ है आपको, यानी कि ये जो NDP है फैक्टर कॉस्ट पे अगर आप इसमें जोड़ देंगे नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को। अब यहाँ पे फैक्टर कॉस्ट है लेकिन पूछा आपसे मार्केट प्राइस है, ठीक। तो यहाँ पे सबसे पहले आप क्या करेंगे, प्लस कर देंगे इनडायरेक्ट टैक्सेस। इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस करने से अब ये NDP एट फैक्टर कॉस्ट जो है वो NDP एट मार्केट प्राइस में चेंज हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे आपको NDP एट मार्केट प्राइस मिल गया है। केवल और केवल D से आपको N पे जाना है, यानी डोमेस्टिक से आपको नेशनल पे जाना है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर प्लस कर देंगे आप नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। सबसे पहले हमने क्या किया, NDP एट फैक्टर कॉस्ट में नेट इनडायरेक्ट टैक्स को प्लस किया ना, तो ये NDP एट मार्केट कॉस्ट में बदल गया, यानी NDP एट मार्केट कॉस्ट में बदल गया, जो हमने येलो वाला हाईलाइट किया है उससे। तो इसका मतलब क्या था, अभी ये चीज़ केवल ये अलग है, बाकी सेम है ना। तो इसका मतलब आपको डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना था, केवल और केवल डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना था। तो हमने क्या किया, प्लस कर दिया नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अब आपको केवल और केवल यहाँ पे वैल्यूज़ रखनी है। NDP एट फैक्टर कॉस्ट यहाँ पे आप रखेंगे, प्लस करेंगे आप नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस कितने हैं, 18,129 करोड़। उसके बाद यहाँ पर जो दिया हुआ है ना, ये -581 दिया है, यानी कि विदेशों से जो पैसा आया है ना वो माइनस में है। इसका मतलब सिंपल सा ये है कि विदेश के लोग हमारे यहाँ से ज़्यादा पैसा कमाकर अपने देश में भेज गए और हमारे लोग वहाँ से हमको कम पैसा भेजे, तो बस इसी वजह से माइनस आया है। उससे चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन विथ साइन आप रखेंगे, जो साइन लगा हुआ है उसी के साथ। इस फॉर्मूले को आप कैलकुलेट करेंगे तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि आप कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी बनाए रखिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन इकोनॉमिक्स से पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट एक्सप्रेशन। यहाँ पे आपसे कह रहा है कि कौन सा सही है। यहाँ पे पहला ऑप्शन है डेप्रिसिएशन जो है आपको तब मिलेगा जब आप नेट इन्वेस्टमेंट में से ग्रॉस इन्वेस्टमेंट घटाएंगे, तो ये गलत है। अगर ये आगे होता तब सही होता, ये यहाँ होता तो ये गलत है ये वाला ऑप्शन, तो इसको आप छोड़ दीजिए। दूसरे वाले में कह रहा है कि ग्रॉस इन्वेस्टमेंट तब मिलेगा जब नेट इन्वेस्टमेंट में डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे, तो ये तो बिल्कुल गलत है। ग्रॉस वैल्यू हमें तब मिलती है जब नेट वाले में डेप्रिसिएशन प्लस करते हैं। वो मोबाइल वाला एग्जांपल याद करिए, 50,000 तब आपको मिलेगा जब 40,000 में आप 10,000 जोड़ेंगे, ना कि घटाएंगे। तो ये वाला भी आपका गलत हो गया, यहाँ पे माइनस दिया है। तो सी वाला ऑप्शन यहाँ पे है, नेट इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू ग्रॉस इन्वेस्टमेंट प्लस डेप्रिसिएशन। तो यहाँ पे भी थोड़ा सा उल्टा दिया हुआ है। नेट इन्वेस्टमेंट जो होता है वो ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन माइनस करके आता है, तो यहाँ भी साइन इंटरचेंज कर दिया है। मतलब आपको 40,000 की वैल्यू चाहिए तो 50,000 में से 10,000 माइनस करना पड़ेगा, यानी ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन माइनस करना पड़ेगा, तब नेट इन्वेस्टमेंट आएगा। तो ये वाला भी गलत है, साइन इंटरचेंज किया है। नेक्स्ट है यहाँ पे नेट इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस डेप्रिसिएशन, यानी ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन माइनस किया तब जाके नेट मिलेगा। दिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग NNP, नेट नेशनल प्रोडक्ट कैसे निकलेगा। ये वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा सिंपल है। अगर आपने फॉर्मूला सीखा है तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। 20th नंबर का क्वेश्चन, CHSL 2024 का लेटेस्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश एट मार्केट प्राइसेस रेफर्स टू द सम टोटल ऑफ ऑल द फैक्टर इनकम अर्नड बाय द रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर इंक्लूडिंग दैट इनडायरेक्ट टैक्स।
ये क्वेश्चन का हिंट अभी पिछले क्वेश्चन में ही छुपा हुआ है। आपसे यहाँ पे कह रहा है कि कौन सी ऐसी चीज़ है जिसकी मार्केट प्राइस पे वैल्यू हमें ये बताती है कि हमारे रेजिडेंट्स ने यानी हमारे कंट्री के नेशनल्स ने कितना अर्न किया है एक साल में या फिर किसी भी ईयर में। तो वो कैसे निकलता है, उसको क्या बोलते हैं? राइट आंसर हो जाएगा नेट नेशनल प्रोडक्ट। तो नेट नेशनल प्रोडक्ट ही है जो कि हमारे रेजिडेंट्स जो है अर्न करते हैं, अब वो चाहे कहीं पे भी रह के अर्न करें, उसी को हम बोलते हैं। तो यही हो जाएगा नेट नेशनल प्रोडक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस मीन्स। यहाँ पे आपसे कह रहे हैं कि नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस का मतलब क्या होता है? जब हम किसी बेस ईयर के प्राइसेस से कैलकुलेट करते हैं तब हम बोलते हैं कि ये कांस्टेंट प्राइसेस पर है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, इनकम एस्टिमेटेड एट बेस ईयर प्राइस। अगला क्वेश्चन है द रिलेशनशिप बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। इसमें से कौन सा सही है? यहाँ पे कह रहा है कि जीडीपी एट मार्केट प्राइस क्या होता है? प्राइस प्लस क्वांटिटी ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। यहाँ पे जो जीडीपी एट मार्केट प्राइस वगैरह दिया है ना, तो मार्केट प्राइस हम ऐसे नहीं कह सकते कि प्राइस कितना है एंड क्वांटिटी ऑफ फाइनल गुड्स एंड द सर्विसेज कितनी है, तो ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे डोमेस्टिक इनकम इज इक्वल टू एनडीपी एट मार्केट प्राइस प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। यहाँ पर आपसे कह रहा है कि डोमेस्टिक इनकम जो होता है वो एनडीपी एट मार्केट प्राइस प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस होता है। ये वाला भी गलत है, डोमेस्टिक इनकम हम इसमें कैलकुलेट नहीं करते। नेक्स्ट यहाँ पे है आपका नेशनल इनकम इज इक्वल टू एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। यानी कि जो हमारी नेशनल इनकम होती है वो होती है एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट में अगर हम उसमें प्लस कर दे एनएफआईए, तो ये वाला राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि अगर हम इसमें ये चीज़ें जोड़ देंगे ना तो हमें मिलेगा एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, और यही तो है नेशनल इनकम। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विच कॉस्ट इज कंसीडर्ड फॉर कैलकुलेटिंग द नेशनल इनकम। यहाँ पर आपसे कह रहा है कि नेशनल इनकम कैलकुलेट करते वक्त हम कौन सा कॉस्ट लेते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा फैक्टर कॉस्ट, यानी कारक लागत कितनी है। और यही सेम चीज़, इसी वजह से हम एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट को ही नेशनल इनकम बोलते हैं, एनएनपी एट मार्केट प्राइस को नहीं। तो अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द यूज ऑफ नेट नेशनल प्रोडक्ट, यानी एनएनपी का यूज क्या है। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, टू कैलकुलेट पर कैपिटा इनकम, यानी हमारे रेजिडेंट्स की नेट इनकम कितनी है उसको हम डिवाइड कर देंगे टोटल पॉपुलेशन से, तो प्रति व्यक्ति आय निकल के आ जाएगी। यही इस्तेमाल है नेट नेशनल प्रोडक्ट का। लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, और ये मैंने आपको इकोनॉमिक्स का जो CHSL 2024 का सोल्यूशन दिया है उसमें कराया भी है, और आपको मैंने बहुत सिंपल लैंग्वेज में इसको बताया था। यहाँ पे कह रहा है कि कैलकुलेट पर्सनल इनकम इन करोर्स फ्रॉम द गिवन डाटा। तो ये करोड़ हटाइए, आपसे बस इतना पूछ रहा है ना कि पर्सनल इनकम यानी व्यक्तिगत आय आप निकालिए जो डाटा हमने दिया है उसके हिसाब से। तो यहाँ पे ये जो प्राइवेट इनकम है ये आपकी इनकम है। नेट रिटेन्ड अर्निंग, यानी आपके पास अभी जो प्राइवेट इंटरप्राइज से जो अर्निंग है वो 500 है, बट आपने कॉर्पोरेशन टैक्स बाद में पे कर दिया 250, तो इसका मतलब ये आपकी इनकम है 1800 प्लस 500, करोड़ में नहीं लेके चलेंगे हम। और इसमें से आप माइनस कर दीजिए जितना आपने टैक्स दिया, यानी जितना आया जितना गया, तो ये आपकी इनकम कितनी हो जाएगी। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा 2300 ये होगा, माइनस आप करेंगे 250, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 2050 रुपीज़। तो ये आपका हो गया पर्सनल इनकम। तो यहाँ पे आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा कि ये पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम आ गया, हमने तो टैक्स दे दिया, बट अकॉर्डिंग टू ऑप्शन पर्सनल इनकम यहाँ पे जनरल टर्म में लेके चल रहे हैं, तो यही सही होगा। ठीक, ये था 26 क्वेश्चन नेशनल इनकम के बारे में जो कि एसएससी एग्जाम में 2023 एंड 2024 में पूछा गया। इसके अलावा भी बहुत सारे क्वेश्चन इससे पूछे गए हैं। अगर मैं सारा इंक्लूड करती तो वीडियो 3-4 घंटे की बन जाती, और ये वीडियो बनाने में ना बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपने इसको अच्छे से समझा है तो डेफिनेटली आप जो है एग्जाम में क्वेश्चंस बना पाएंगे अच्छे से। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि इसको ना बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है। तो बस मैं जानना चाहती हूँ कि इससे आपकी हेल्प हुई या नहीं। अगर आपने वीडियो लास्ट तक देखी है तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून, कीप लर्निंग, कीप वर्किंग हार्ड।